हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 11th का बायोलॉजी के बाकी भागों को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप सजीवों के लक्षण के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण, जिसमें आपने स्टडी किया था वृद्धि के बारे में, ग्रोथ के बारे में। सजीवों के लक्षण में वृद्धि के बारे में आपने स्टडी किया था। उसके बाद गति के बारे में स्टडी किया था, मोशन। उसके बाद जनन के बारे में आपने स्टडी किया था, रिप्रोडक्शन। वृद्धि, गति, जनन आपने स्टडी किया था और देखा भी था कि यह जो सजीवों के लक्षण है, वृद्धि, गति, जनन, ये लक्षण सजीवों और निर्जीवों दोनों में हो रहे हैं। और जनन को आप लोगों ने देखा था कि जो जनन होता है वो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जनन की क्रिया नहीं करते हैं। और लक्षण क्या है आप जानते हैं कि वे सजीव वे होते हैं जो जनन की क्रिया करते हैं, तो कुछ ऐसे भी सजीव होते हैं जो जनन की क्रिया नहीं करते हैं। अर्थात ये सजीवों के सामान्य लक्षण है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। इसके बाद आपको स्टडी करना है श्वसन के बारे में, जिसको रिस्पायरेशन कहते हैं। श्वसन के बारे में। उसके बाद आपको स्टडी करना है पोषण के बारे में, जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद पाचन के बारे में स्टडी करना है, जिसको डाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। और इसके बाद उत्सर्जन के बारे में भी आपको स्टडी करना है, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। उसके बाद अगला कैरेक्टर है जीव द्रव्य, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद संवेदनशीलता या अनुकूलता, इसको सेंसिबिलिटी। और आपका अगला कैरेक्टर है जिसको कहते हैं उपापचय, जिसको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। तो इतने सारे कैरेक्टर्स के बारे में आपने यहाँ तक पढ़ा था, जनन तक। आज हम स्टडी करेंगे इस भाग के अंतर्गत कि श्वसन क्या होता है, श्वसन स्पेशल कैरेक्टर है या जनरल कैरेक्टर है, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं श्वसन। श्वसन क्या होता है? रिस्पायरेशन। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, श्वसन जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसके बॉडी के अंतर्गत, शरीर के अंतर्गत ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। एक तरह से कहा जाए कि श्वसन के द्वारा ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो श्वसन में लिख सकते हैं आप लोग, वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है
एवं कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन कहलाता है। तो आप लोगों ने देखा जीवों के शरीर में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा का निर्माण होता है, श्वसन कहलाता है। इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। C6H12O6 और इसका बच्चों ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के अणु हैं, 6 अणु हैं और यहाँ पर बन रहा है 6CO2 प्लस 6H2O, 6 जल के अणु है प्लस ऊर्जा, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी बनता है 673 किलो कैलोरी। अर्थात देखेंगे ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये श्वसन का रिएक्शन है जो जीवों के अंतर्गत होता रहता है। ये भी श्वसन 2 प्रकार का होता है, आगे देखेंगे। एक ऑक्सी होता है, एक अनऑक्सी होता है। तो जस्ट इसको बताकर आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की क्रिया होती है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है ग्लूकोज का, तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है किसका? ग्लूकोज का। और कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। याद रखेंगे बच्चों, ये जो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बन रही है, इसमें इसका जो 60% एनर्जी जो होता है वो शरीर को हीट करने में खर्च होता है। शरीर को हीट करने में मतलब जो बॉडी होता है, शरीर को गर्म रखने में, मतलब हीट करने में गर्म रखने में यूज होता है। और इसका 40% जो एनर्जी बनती है वो शरीर के कार्यों में यूज होता है, शरीर के अन्य कार्यों में यूज होता है। तो आप लोगों ने देखा यह जो ऊर्जा 673 किलो कैलोरी बन रही है, इसका 60% जो एनर्जी होती है शरीर को हीट करने में, अर्थात हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको नियत बनाए रखने के लिए शरीर यूज करती है 60% उसका हिस्सा। और 40% जो शरीर के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, श्वसन हो गया, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो गया, या हम लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें ऊर्जा खर्च हो रही है, तो वो 40% ऊर्जा कार्यों में यूज होता है। ये याद रखेंगे। एक ग्लूकोज के अणु टूटने में, यहाँ देखेंगे, एक ग्लूकोज के अणु टूटने में 36 ATP, 36 + 2 टोटल 38 ATP के अणु का फॉर्मेशन होता है। याद रखेंगे। अर्थात ये ग्लूकोज का अणु जब टूटता है तो 38 ATP के अणुओं का निर्माण होता है। और एक ATP के अणु जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसमें 673 किलो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। याद रखेंगे। इसमें देखेंगे कि वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है। याद रखेंगे। श्वसन भी 2 प्रकार का हमने आपको बताया था। पहला वायवीय श्वसन जिसको कहते हैं एरोबिक
रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, इसी को ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं। वायु श्वसन को ऑक्सीश्वसन, दूसरा होता है अवायवी श्वसन, अवायवी श्वसन, इसको कहते हैं एन एरोबिक रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर वायवी श्वसन किसे कहते हैं और अवायवी श्वसन किसे कहते हैं, याद रखेंगे बच्चों। वायवी श्वसन को पहले देख लेते हैं। वायवी श्वसन क्या होता है, किनमें होता है। तो बहुत सारे जीव होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन को लेते हैं और ग्लूकोज के अणुओं का उसके बॉडी के अंतर्गत क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला या वायु के उपस्थिति में होने वाला जो श्वसन होता है वायवी श्वसन कहलाता है। वायु का मतलब ऑक्सीजन, तो वायु लिखा हुआ है, तो वायु के उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवी श्वसन या ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाता है। और अवायवी श्वसन, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अवायवी श्वसन करते हैं। तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला जो श्वसन होता है अवायवी श्वसन कहलाता है, अनऑक्सी श्वसन कहलाता है। तो ये जो वायवी श्वसन जो होता है इसके एग्जाम्पल आप देख लेंगे, जैसे हो गए मानव, हो गए मानव, और जितने भी विकसित जंतु हो गए, पशु हो गए, एनिमल्स हो गए, और पक्षियाँ हो गई, पक्षियाँ हो गई, जितने भी विकसित एनिमल्स होते हैं उनमें वायवी श्वसन होता है। अवायवी श्वसन, इसमें बैक्टीरिया इसमें आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल में जीवाणु, जीवाणु जो होते हैं स्पेशली अवायवी श्वसन करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इसमें एक और चीज़ ध्यान देंगे कि जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, हमारे शरीर के अंतर्गत जब हम मेहनत का कार्य करते हैं, तो उस समय पर्याप्त मात्रा में हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो हमको थकान महसूस होता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जब पर्याप्त मात्रा में ये ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है उस समय क्या होता है, तो देखेंगे उस समय हमारे शरीर के अंतर्गत जो ये ग्लूकोज जो होता है वह कन्वर्ट हो जाता है किस में, देख लेंगे C6H12O6, और ये कन्वर्ट होने लगता है बच्चों आपको लैक्टिक अम्ल में। यह ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट होने लगता है, और लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल के जोड़ों में लैक्टिक अम्ल का जब जमाव होने लगता है तो दर्द का, मांसपेशियों में दर्द का आभास होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारी मांसपेशियों में यह ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदलने लगता है, जिससे हमको थकान, दर्द आदि का एहसास होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि हमको दर्द का या हार्ड वर्क करते समय हमको दर्द का आभास क्यों होता है, तो याद रखेंगे हार्ड वर्क करते समय ग्लूकोज का बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। और लैक्टिक अम्ल का जब जमाव होने लगता है हमारे मांसपेशियों में तो दर्द का आभास होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे इसमें बच्चों कि जो श्वसन होता है ये केवल कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि श्वसन जीवधारियों का विशिष्ट लक्षण है। श्वसन के द्वारा जीवधारी ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण करके
ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण करके अपने शरीर के अंतर्गत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया निर्जीवों में संभव नहीं है। तो आप लोगों ने श्वसन देखा, आगे देखते हैं पोषण। अगला टॉपिक है, चौथा हो गया आपका, पांचवा टॉपिक है पोषण। पोषण जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन याद रखेंगे। पोषण किसे कहते हैं? तो किसी जीव के शरीर में सभी क्रियाओं को, सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा के निर्माण के लिए वह जीव विभिन्न प्रकार के सामग्री को, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है या निगलता है, उसी को पोषण कहते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, शरीर के अंतर्गत, बॉडी के अंतर्गत ऊर्जा के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना, खाया जाना पोषण कहलाता है। पोषण आप लोगों ने समझा? तो पोषण क्या है? तो लिख सकते हैं आप लोग, किसी जीव के शरीर के अंतर्गत, शरीर में, किसी जीव के शरीर में ऊर्जा के निर्माण के लिए, ऊर्जा के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। सीधा सीधी कह सकते हैं कि उसको खाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है यह प्रक्रिया पोषण कहलाती है, पोषण कहलाती है। ठीक है बच्चों, किसी जीव के शरीर में ऊर्जा के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को उपयोग में लाया जाता है या खाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं लाया जाता है या खाया जाता है, खाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, उपयोग में लाया जाता है या खाया जाता है, यह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो पोषण आप लोग देखेंगे कि किसी जीव के द्वारा विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को खाया जाना, ऊर्जा का निर्माण करना शरीर के अंतर्गत पोषण कहलाता है। ये भी याद रखेंगे, यह लिख सकते हैं नीचे, यह केवल जीवधारियों में होता है, जीवधारियों में होता है, केवल जीवधारियों में होता है। इस कारण यह भी जीवों का एक विशिष्ट लक्षण है, तो आप लोगों ने देखा कि यह केवल जीवधारियों में होता है, इस कारण यह भी जीवों का एक विशिष्ट लक्षण है, निर्जीवों में नहीं होता है। तो हमने आपको बताया था कि वे लक्षण जो मात्र सजीवों में पाए जाते हो विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं, और जो सजीवों और निर्जीवों में पाए जाते हो वह सामान्य लक्षण कहलाते हैं। तो आप लोगों ने पोषण देखा, आगे देखेंगे पाचन। अगला होगा हमारा टॉपिक जीवों के लक्षण में पाचन।
पाचन, जिसको डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, पाचन किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि भोजन के भोज्य पदार्थ के बड़े अवयवों का छोटे अवयवों में किसी जीव के शरीर के अंतर्गत टूटना तथा ऊर्जा का निर्माण के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना पाचन कहलाता है। तो आप लोगों ने देखा कि किसी जीव के शरीर में भोज्य पदार्थों का ग्रहण किया जाना, उसके बड़े अवयवों का छोटे अवयवों में टूटना तथा ऊर्जा का निर्माण के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों का उसके शरीर से बाहर निकलना पाचन कहलाता है। तो लिख सकते हैं कि किसी जीव के शरीर में भोजन के कोष्ठ में भोजन के कोष्ठ में लिखते कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थों के बड़े अवयवों का छोटे अवयवों में टूटना या विखंडित होना, तत्पश्चात ऊर्जा के निर्माण के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों का उसके शरीर से बाहर निकलना, पाचन कहलाता है। तो आप लोगों ने देखा किसी जीव के शरीर में भोजन अर्थात कार्बनिक पदार्थों के बड़े अवयवों का छोटे अवयवों में टूटना, तत्पश्चात ऊर्जा के निर्माण के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों का उसके शरीर से बाहर निकलना पाचन कहलाता है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा हम इसको मानव में पाचन कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मानव क्या करता है कि यहाँ से याद रखेंगे सपोज दैट ये ह्यूमन का एक हमने फिगर बनाया है, यहाँ इसका माउथ है, ये माउथ के द्वारा यहाँ नोज है, तो यहाँ से ये निकली हुई है ग्रसनी, ये आहार नाल देख लेते हैं, आहार नाल आकर खुलती है इसके अमाशय में, यहाँ होता है इसका अमाशय, ये अमाशय हो गया। इसके बाद यहाँ ये आकर खुलती है आपकी छोटी आंत में, ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये मानव के अंतर्गत एक अपशिष्ट पदार्थ अवशेषी अंग है।
अवशेषीय अंग का कार्य करता है। जबकि जंतुओं में जाएंगे, जैसे गाय भैंस में, ये आज भी एक्टिव है, तो अवशेषीय अंगों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। ये आकर बड़ी आंत खुलती है, छोटी आंत हो गई, ये बड़ी आंत आकर खुलती है आपके इधर गुदा द्वार में। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका यकृत होता है, यकृत। तो इस तरह ह्यूमन का जो आहार नाल होती है, कहाँ से होती है, यहाँ माउथ से लेकर और कहाँ तक, एनस तक होती है, गुदा तक होती है, गुदा द्वार तक होती है। ये रेक्टम होता है, रेक्टम मलाशय जिसको कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ यहीं आकर एकत्र होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप लोगों ने देखा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत होती है, ये बड़ी आंत होती है। ये हो गया आपका स्टोमक, स्टोमक जिसको कहते हैं आमाशय। ये हो गया यकृत, यकृत जिसको लीवर कहते हैं, लीवर। ये आपकी हो गई फायरिंग्स, ग्रसनी, ग्रसनी। ये माउथ है, माउथ कैविटी, माउथ कैविटी। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, इसको भी बना देते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है इसको। यहाँ पर होता है आपका अग्नाशय, यहाँ पर होता है एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं अग्न्याशय, अग्न्याशय जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, पैनक्रियाज। तो याद रखेंगे, जब भोजन हम माउथ में लेते हैं, ह्यूमन के अंतर्गत देख रहे हैं, माउथ में जब भोजन लेते हैं तो भोजन को हम चबाते हैं, जिसमें लार ग्रंथियां जो होती हैं 3 जोड़ी होती हैं। तो लार ग्रंथियां क्या करती हैं, लार का श्रावण करती हैं, स्लाइवा बोला जाता है। लार ग्रंथियां लार का श्रावण करती है, जिससे भोजन मुलायम और चिकना हो जाता है। उसके बाद यह जो भोजन होता है, यहाँ से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए आपके कहाँ आता है, आमाशय में आता है, आमाशय में आता है, आमाशय में। यहाँ भोजन आ गया, आमाशय में भोजन आता है। तो याद रखेंगे, माउथ में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, जो माउथ कैविटी होता है, इसमें लार पाया जाता है, लार जिसको सलाइवा कहते हैं। जो लार होता है, तो लार में एक एंजाइम होता है, एंजाइम जिसका नाम है टायलिन। यह टायलिन नामक एंजाइम क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है यह टायलिन, माल्टोज में, माल्टोज में तोड़ देता है। अब माल्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन बार बार कि हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टायलिन। किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है, तो ग्लूकोज में, हम डायरेक्ट ग्लूकोज में भी कह सकते हैं। तो यह फर्स्ट टाइम पाचन कहाँ होता है, ये भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर फर्स्ट टाइम मतलब प्रथम पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ से स्टार्ट होता है। ये भी याद रखेंगे। हमारे माउथ में जो स्लाइवा ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं, कितनी पाई जाती हैं, कितनी जोड़ी होती हैं, तो 3 पेयर्स होती हैं। इसके बाद ग्रसनी से होते हुए भोजन कहाँ आता है, आमाशय में आता है। याद रखेंगे, जब भोजन एकदम महीन पीस कर हो जाता है, लुद्दी हो जाता है, तो यह क्रमाकुंचन गति करते हुए ऐसे, क्रमाकुंचन मतलब ऐसे,
भोजन यहाँ रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ फूल जाएगा, फिर भोजन आएगा तो यहाँ से कुछ जगह ऐसे करते, इसी को कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति। ये भी कई बार पूछा गया है कि भोजन किस गति द्वारा माउथ कैविटी से, मुख गुहा से आमाशय तक आता है, तो वो होता है क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति करते हुए भोजन कहाँ आता है, आमाशय में आता है। उसके बाद आमाशय में आकर फिर वहाँ पर भोजन का पाचन होता है। आपको बता दें कि आमाशय के अंतर्गत जो इसकी वाल होती है, आमाशय की जो दीवार होती है, ये इन दीवारों में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि मतलब गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड। जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है। जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस उससे स्रावित होता है, निकलता है। और उसमें क्या क्या होता है तो ये भी याद रखेंगे। उसमें होता है HCl होता है, इस जठर रस में क्या होता है, HCl होता है, और क्या होता है, एक अम्ल है। उसके बाद होता है आपका यहाँ निष्क्रिय पेप्सिनोजन, निष्क्रिय पेप्सिनोजन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है आपका श्लेष्मा, जिसको म्यूसिलेज कहते हैं। ये सारी चीज़ किस में पाए जाते हैं, जठर रस में पाए जाते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। जो यह HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यह भोजन के साथ जो जीवाणु, बैक्टीरिया या अन्य हानिकारक जीवाणु भोजन के साथ आपके आमाशय में जब पहुंचते हैं तो यह अम्ल उस भोजन में पहुंचे हुए जीवाणुओं को, हानिकारक पदार्थों को क्या करता है, नष्ट करता है। ये भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर के अंतर्गत हानिकारक भोजन के साथ पहुंचे हुए हानिकारक जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है, HCl। ये भी कई बार पूछा गया है कि हमारे शरीर के अंतर्गत कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखेंगे। फिर क्या होता है, ये जो श्लेष्म देख रहे हैं, म्यूसिलेज देख रहे हैं, यह श्लेष्म करता है क्या कि यह श्लेष्म इन दीवालों को, जो आमाशय की जो दीवारें होती है, उनको चिकनाहट, हमेशा चिकनाहट बनाए रखता है श्लेष्म के कारण। और जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है, इनएक्टिव पेप्सिनोजन, यह HCl के साथ क्रिया करके, इसके साथ क्रिया करके और एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है मतलब सक्रिय हो जाता है, और किसका फॉर्मेशन करने लगता है, पेप्सिन का फॉर्मेशन करता है। और पेप्सिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। याद रखेंगे, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन। ये भी याद रखेंगे। एक और एंजाइम होता है जो आपके छोटी आंत में स्रावित होता है, रिलीज होता है, उसका नाम है ट्रिप्सिन। वो भी प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन दो प्लेस में होता है, दो जगहों में होता है। फर्स्ट टाइम होता है आमाशय में, किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। और सेकेंड टाइम होता है छोटी आंत में, किसके द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा। ट्रिप्सिन के द्वारा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ ये प्रोटीन की पाचन पेप्सिन द्वारा भी हो रहा है, ट्रिप्सिन के द्वारा हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है हमने आपको बताया। आगे यह भोजन जब आमाशय से कहाँ आता है, आपके छोटी आंत में। छोटी आंत में सबसे देर तक भोजन रहता है, लगभग 2 से 3 घंटे तक रहता है। उसके बाद फिर बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत से होते हुए आके जो भोजन, अपशिष्ट भोज्य पदार्थ हो, रेक्टम, मलाशय में एकत्र होता है, और फिर समय समय से शरीर के द्वारा, एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया रही पाचन की। और भी इसमें ढेर सारे एंजाइम, इसमें जो लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज नामक एंजाइम इसमें भी होता है। उसके बाद याद रखेंगे बच्चों, जब भोजन आपके छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में यहाँ पर जो पदार्थ होते हैं वो इसमें
माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, जिसको सूक्ष्मांकुर कहते हैं। सूक्ष्मांकुर, जो ये छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत ये नलिकाएं देख रहे हैं, इसमें ऐसे उंगली के उभार की तरह संरचनाएं निकली होती हैं। इन छोटी आंत की वाल में, इन्हीं को सूक्ष्मांकुर कहते हैं। ये भोजन के पोषक पदार्थों या भोजन के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या पचित पदार्थ होते हैं, उसको क्या करते हैं, चूसने का कार्य करते हैं। चूस कर किस में छोड़ देते हैं, आपके ब्लड में छोड़ देते हैं, और वह पूरे शरीर में, याद रखेंगे। तो सूक्ष्मांकुर का कार्य क्या है, भोजन जो पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, जो यूजेबल पदार्थ होते हैं, उसको चूसने का कार्य करता है, चूस कर आपके बॉडी में भेजने का कार्य करता है। तो ये कहाँ पर है, छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई पूछा जाता है बार बार। छोटी आंत की लंबाई लगभग, छोटी आंत की जो लंबाई होती है बच्चों, ये लगभग 22 फीट होती है। लगभग कह सकते हैं कि 8 से लगभग 9 मीटर, कह सकते हैं 8 से 9 मीटर होती है। जबकि बड़ी आंत जो देख रहे हैं, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है लगभग 6 फीट होती है। फीट में लिया जाए तो 6 फीट होती है, और इसको यदि कहा जाए तो 1.8 मीटर होती है। लगभग 1.8 मीटर होती है, 6 फीट। ठीक है बच्चों, इस तरह आप लोग इस सारी चीज़ों को याद रखेंगे, कैसे हमारे शरीर के अंतर्गत पाचन होता है। तो ह्यूमन के अंतर्गत आप लोगों ने देखा। अब आगे देखेंगे अगला, उत्सर्जन। उत्सर्जन यहाँ से ही संबंधित है, याद रखेंगे। उत्सर्जन का मतलब होता है कि किसी जीव के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। जब किसी जीव के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, मलाशय से, रेक्टम से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल रहे हैं, ये भी क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। शरीर से पसीना निकल रहा है, ये भी उत्सर्जन कहलाएगा। हम कार्बन डाइऑक्साइड को बार बार छोड़ रहे हैं, ये भी उत्सर्जन कहलाएगा। प्लांट्स के अंतर्गत देखते हैं तो प्लांट क्या करते हैं कि उनके जो कह सकते हैं कि जो छिलके होते हैं प्लांट्स के, उत्सर्जित करते हैं। यहाँ तक कि उनसे गोंद, रेजिन वगैरह निकलते हैं, वो भी क्या है, उत्सर्जन वो प्लांट करते हैं। तो जीवों में उत्सर्जन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि उनके शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। तो आप लोगों ने उत्सर्जन भी देखा। अब देखते हैं जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य के बारे में भी देख लेते हैं। अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, सब ये स्पेशल कैरेक्टर हैं, जीवों के सब विशिष्ट लक्षण हैं, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग बस समझते चलेंगे। ये सभी जीवों के विशिष्ट लक्षण है। जीव द्रव्य के बारे में देखेंगे। जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य क्या होता है, तो आप लोग सेल नामक लेसन, मतलब जो कोशिका नामक अध्याय आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो कोशिका जो होती है, इसमें भी आपको स्टडी करना है। कोशिका के अंतर्गत ये न्यूक्लियस होता है, और ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सभी पदार्थ इसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका आवरण है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस याद रखेंगे बच्चों। ये सभी कोशिका के अंतर्गत जो सभी पदार्थ देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। अर्थात कह सकते हैं कि कोशिका के अंतर्गत जो कुछ भी पदार्थ है, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स, और इसमें जो द्रवित पदार्थ होते हैं, सबको एक साथ हम जीव द्रव्य कहते हैं। आज जीव द्रव्य है तो लिविंग सेल कहलाएगी, अर्थात जीव द्रव्य नहीं है तो नॉन लिविंग सेल कहलाएगी, निर्जीव कोशिका कहलाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जीव द्रव्य भी सजीवों का एक सामान्य लक्षण है। यदि जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो डेड सेल होगी, और सेल क्या है, जीवों की यूनिट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जीव द्रव्य जीवधारियों का एक विशिष्ट लक्षण है। यदि जीव द्रव्य जीवधारियों के सेल में पाया जा रहा है, तो वह कोशिका सजीव कोशिका है। ये जीवधारियों के कोशिका में जीव द्रव्य नहीं पाया जा रहा है, तो वह निर्जीव कोशिका। इस कारण जीवधारियों का यह विशिष्ट
लक्षण है। आगे देखेंगे संवेदनशीलता। संवेदनशीलता इसको हम अनुकूलता भी कहते हैं या अनुकूलता। अनुकूलता इसको कहते हैं सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी और एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन याद रखेंगे बच्चों। संवेदनशीलता या अनुकूलता किसे कहते हैं? कोई भी जीव जो होता है वातावरण या बाह्य कारक के प्रति वर्क करता है, कार्य करता है, अर्थात संवेदनशील होता है। जैसे हम लोगों को लिया जाए मानव के अंतर्गत, जैसे अभी गर्मी का दिन है तो गर्मी के दिन में हम गर्मी के प्रति क्या है, संवेदनशील हैं, अर्थात उसके प्रति हम हमारा बॉडी या हम क्या करते हैं, अनुकूलित अपने आप को कर लेते हैं। यदि ठंडे का दिन आएगा तो अपने आप को क्या कर लेंगे, अनुकूलित कर लेंगे। यही अनुकूलता कहलाता है। और संवेदनशीलता का मतलब हम संवेदनशील, जैसे मान के चलिए वायु कारक हो गए, जैसे हमको गर्मी का एहसास हो रहा है तो हमारी त्वचा से पसीने निकल रहे हैं, तो ये संवेदनशील हो रहे हैं हम लोग। तो कह सकते हैं कि हम वातावरण जो होता है उसमें जो भी क्रियाएं होती हैं उसके प्रति संवेदनशील होते हैं, अनुकूल होते हैं। यदि जिस जीव के अंतर्गत संवेदनशीलता या अनुकूलता नहीं होगी वह जीव जीवित नहीं रह पाएगा। तो ये भी याद रखेंगे बच्चों कि कोई भी जीव वातावरण के प्रति, वातावरण या बाह्य कारक के प्रति, बाह्य कारक के प्रति संवेदनशील होते हैं या अनुकूल होते हैं यदि जिनमें ये गुण न पाए जाते हैं, वे जीवित नहीं रह पाते हैं, वे जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है बच्चों। तो कोई भी जीव वातावरण या बाह्य कारक के प्रति संवेदनशील होते हैं यदि जिनमें ये गुण नहीं पाए जाते हैं वे जीवित नहीं रह पाते हैं। तो ये भी संवेदनशीलता या अनुकूलता सजीवों का एक क्या है, विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि यह सिर्फ क्या होता है, सजीवों में ही होता है। यदि हम लोगों को यदि मानकर चलिए कि ठोकर लग रही है तो उसको तुरंत जानकारी हो रहा है, उसके प्रति हम क्या हो रहे हैं, अनुकूल हो रहे हैं, अपने आप को सेव कर रहे हैं। या कोई भी हमारे को चोट लग रही है तुरंत उसके प्रति हम एक्टिव हो जा रहे हैं, तो क्या है, ये सब संवेदनशीलता या अनुकूलता है। याद रखेंगे बच्चों। तो संवेदनशीलता या अनुकूलता सिर्फ सजीवों में ही होती है। जैसे अब आपको पढ़ना है उपापचय। उपापचय के बारे में पढ़ेंगे। उपापचय क्या होता है? उपापचय जिसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म याद रखेंगे। किसी जीव के शरीर में या जीवों के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को क्या कहते हैं, उपापचय क्रिया कहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर श्वसन, पाचन और भी ढेर सारे रिएक्शन हैं जो हमारे शरीर में हमेशा होते रहते हैं, जैसे डीएनए का निर्माण, आरएनए का निर्माण, ये सब क्या है, ये सब उपापचय की क्रियाएं जो हमारे शरीर में हमेशा होती रहती है। और इसी को सामूहिक रूप से
उपापचय कहते हैं। तो आप लोगों ने अभी देखा कि जीवों के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से उपापचय क्रिया कहते हैं। उपापचय क्रिया कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, उपापचय क्रिया के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जैसे आपका हो जाएगा रिस्पायरेशन, श्वसन, रिस्पायरेशन। उसके बाद हो जाएगा आपका डाइजेशन, पाचन, ये भी क्या है। उसके बाद है आपका ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जो डीएनए का निर्माण और आरएनए का निर्माण हमारे शरीर के कोशिकाओं में होता है, तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ईटीसी, ये सब क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक प्रोसेस अर्थात उपापचय क्रिया है। तो याद रखेंगे, उपापचय क्रिया भी सिर्फ क्या होता है, सजीवों में ही होता है। इसलिए उपापचय भी क्या है, सजीवों का एक स्पेशल कैरेक्टर, विशिष्ट लक्षण है, सामान्य लक्षण नहीं है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा सजीवों के लक्षण, और विस्तार से भी देखा कि सजीवों के लक्षण कैसे जीवों में हो रहे हैं, और विशिष्ट लक्षण क्या है, और जनरल मतलब मुख्य लक्षण क्या है, और सामान्य लक्षण क्या है, ये भी आप लोगों ने देखा। तो आज इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे सजीवों के और लक्षणों के बारे में, जिसमें आप लोग देखेंगे वर्गीकी क्या होता है, टेक्सॉन्स क्या होते हैं, और म्यूजियम क्या होता है। इसके अंतर्गत अगले भाग में देखेंगे। रहने देते आज यहीं तक। आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहिए, और साथ साथ सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।